Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Guys, last lecture में last part क्या था? Halogenation of alkanes. नहीं, लास्ट पॉइंट कुछ लिखा होगा ना. दैट वाज द रिएक्शन. वो तो बहुत लंबा है. Oxygen लास्ट acts as an पॉइंट. inhibitor. हाँ, बस. चलिए, सो मैं एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ. लेट्स सी कितने लोग क्या आंसर देते हैं. फाइंड नंबर ऑफ मोनोक्लोरो. ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हुए हैं वैसे तो, बट अब इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है. और एक लिख लीजिए CH4, एक लिखिएगा CH3, एक लिख लीजिएगा ये. फटाफट सोचिए बेटा. राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. वेरी गुड. गुड. वेरी गुड. बाकी लोग भी आंसर दें बेटा. संयम, ईशान, सर्वेश, वेरी गुड. तीनों लोगों ने आंसर्स दिए. वेरी गुड कृष्णा. भाविक वेरी गुड. प्रशस्त वेरी गुड. भाविक एक ही आंसर लिखा है. दूसरा अलग अलग नहीं देना है, एक साथ एक जगह लिख कर देगा ना तो. ईशान गुड. बाकी लोग भी सोचे बेटा.
चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसका। हर्ष वेरी गुड। देखो इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे पहले भी बता रखा है कि आ, सबसे पहले तो आप, क्योंकि मोनोक्लोरो का मतलब होता है एक एच हटाकर एक सीएल लगाना है, राइट। एक एच हटेगा और एक सीएल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो उसमें आपको डिफरेंट कितने एच हैं ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच प्रेजेंट। अगर आप इसमें मीथेन में देखोगे तो भाई चारों एच एक ही जैसे तो हैं, तो यानी यहाँ वन टाइप है। यहाँ पर देखो दो मिथाइल है, बट बोथ मिथाइल आइडेंटिकल। ये नहीं आप आंसर इसमें 2 या 6 लिख देंगे, इसका एक ही होगा, एक होगा, एक होगा। इसमें देखो ऑल्दो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 4 मिथाइल, बट ऑल 4 मिथाइल क्या निकलेंगे बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी। आइडेंटिकल, है ना। तो यहाँ पर भी आप 1 लिखोगे। तो ये सबके सब केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको एक ही आपको टाइप का जो एच है वो मिल रहा है। तो पहले वाले केस में एक ही आंसर होगा, दैट इज दिस वन। इस वाले में भी CH3CH2Cl, और उस तीसरे वाले में भी कोई भी एक मिथाइल का एच हटा दो, मिथाइल मत गायब कर देना बेटा, हमेशा एच सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। इस तरह के 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मतलब 3 जो क्वेश्चंस है, तीनों के आंसर्स के क्या क्या हो गए बेटा 1 1 1। एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर लेवल अप करते हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो बेटा। पहले आपको नहीं आए थे क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म वगैरह में तो चलते हैं, अब आप क्योंकि रिएक्शंस वाला है इसमें आपको आना ही है ये सब क्वेश्चंस। कॉपी कर लिया बेटा। यस। फाइंड डिफरेंट नहीं, फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। और फटाफट बताइए, बिल्कुल आसान सा है, इस बार आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट आंसर बोलिए। एकदम बेसिक लेवल से जा रहा हूँ मैं, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आइसोमेरिज्म में ये नहीं आता था, ठीक है, उसी स्टाइल से आपको बता रहा हूँ, सो दैट फ्यूचर में कोई आप मिस्टेक ना करें। वेरी गुड। ध्रुव, कृष्णा, ईशान, प्रशस्त, सर्वेश, वेरी गुड। कुछ नाम ऊपर छूट गए मुझसे। हर्ष, आदित्य, वेरी गुड। सव्या, वेरी गुड। वेरी गुड अवनी, वेरी गुड। संयम, वेरी गुड। ईशान, वेरी गुड।
चल अब इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। फिर वही स्टाइल, सबसे पहले क्या करना है बेटा, डिफरेंट टाइप्स के एच आइडेंटिफाई करने। सेकेंड्स में आपको पता चलेगा ये मिथाइल और ये मिथाइल एक जैसा है, ये जो CH2 है ये अलग है। तो बिल्कुल आपको ये 3 कैटेगराइजेशंस पता चल रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर और अलग कर देता हूँ। हाँ, ये आपको इस तरह से पता चल रहा है कि ये एक जैसे हैं और ये अलग है। तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट आप लिखोगे Cl CH2 CH2 CH3, उल्टा करके भी लिखोगे तो यही मिलने वाला है। और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 CH Cl CH3। ठीक है बेटा। अब यही चीज मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन आपको दिया होता ये CH3 CH CH3 CH3, इसके लिए बताइए फटाफट कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे यहाँ पर, कोई फटाफट बताइए। वेरी गुड। देखो कुछ लोग, अभी कुछ बच्चे इसमें भटक गए, उनके आंसर्स गलत हो गए क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान से देखो बेटा, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि उसके सराउंडिंग में एकदम वैसे ही ग्रुप्स हैं जो किसी और के सराउंडिंग में है। तो ध्यान से देखने की जरूरत है। कौन सी, जैसे मिथाइल है मान लो, एक मिथाइल एक CH2 से आइडेंटिकल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मिथाइल मिथाइल आइडेंटिकल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखने की जरूरत है, एक मिथाइल के सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो क्या दूसरे मिथाइल के सराउंडिंग में भी हैं, और अगर हैं तो उसको सेम ही बोलना है, उसको डिफरेंट आप नहीं बोल सकते। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आंसर आपको लिखना है, ये वाला मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल आइडेंटिकल है, पता नहीं क्यों कुछ बच्चों ने इसको अलग कर दिया, और ये CH अलग है। तो भाई एक आंसर तो आप इन मिथाइल में से एक H हटा करके लिखोगे, ये इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, H ही हटाना है, मिथाइल मत हटा देना। प्लस एक प्रोडक्ट लिखा जाएगा ऐसा। अब मैंने जानबूझकर ये दो एग्जाम्पल क्यों चूज किए, क्योंकि इनमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा ये डिसाइड करना अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट। वो कैसे डिसाइड होगा कौन ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, पहले वाले केस में भी दूसरे वाले केस में भी। तो एक जैसे प्रशस्त ने बोला कार्बोकेटायन, तो मिस्टेक कर दी तुमने। पहली चीज है यहाँ पर जो कार्बोकेटायन तो बनता ही नहीं है ना, फ्री रेडिकल हम लोग बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं ना, उसको हमको लिखना भी जरूरी है बेटा। ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक आप फिर करोगे जब रिवाइज करोगे, तो उस टाइम पर ये अभी से अगर हाईलाइट कर दोगे तो अगर वो तुमने पढ़ा और तुम्हें फिर खुद अपने आप पे हंसी आएगी, हो इतना आसान मिस्टेक पहले मैं करता था। तो ये सब आप हाईलाइट भी करिए। हाँ, दूसरे की जो मिस्टेक है वो भी आप लिख सकते हो बेटा, क्योंकि अभी तुमने वैसा नहीं सोचा, हो सकता है फ्यूचर में तुम वैसा सोच लो। ठीक है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पर बनता है। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स के माइंड में भी रहता है कि जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल देगा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, अब एडवांस लेवल पे जब क्वेश्चन आएगा तो लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो इसमें इतनी आसानी से आंसर निकलता नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम कम हो, जल्दबाजी में आंसर निकालना हो, तो आप बोल देना कि जिसका फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वो आपका ज्यादा रेट से रिएक्शन करेगा, मतलब वो मेजर आप बोल दो। बट यहाँ पर मैं आपको दो डेटा दूंगा, कुछ उस डेटा को यूज करते हुए आंसर निकालना है। क्या डेटा है? तो डेटा मैं आपको देने वाला हूँ रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी? क्लोरीन की रिएक्टिविटी। किसके लिए? 3 डिग्री H का रिप्लेसमेंट 3 डिग्री फ्री रेडिकल देता है, 2 डिग्री H का रिप्लेसमेंट 2 डिग्री फ्री रेडिकल देता है, 1 डिग्री H का रिप्लेसमेंट 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल देता है। तो भाई उसके हिसाब से रिएक्टिविटी भी है यहाँ पर। इसकी रिएक्टिविटी 5 है,
इसकी रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी 3.8 है, इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 है। तो एज पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन अगर तुमने यहाँ पर देखा जा करके, तो यहाँ पर जो 1 डिग्री वाले हैं ना, ये एक्चुअली 6 हाइड्रोजन एटम्स, ध्यान से देखो। और जो 2 डिग्री वाला है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 3 डिग्री वाला 0 है। तो इसमें एक्चुअली अगर मैं, मुझे रिएक्टिविटी नहीं आता मान लो, और मैं केवल इतना बोलूं यार 6 हाइड्रोजन एटम्स है 1 डिग्री वाले, तो प्रोबेबिलिटी जो है किसके सब्स्टिट्यूट होने की ज्यादा है? 6, बिकॉज वो तो 6 चिल्ला रहे हैं ना कि हमको सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल सी चीज है। लेकिन स्टेबिलिटी सेकंड वाले की ज्यादा है, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन केवल 2 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन थोड़ी कम हो गई उसमें। तो इसमें जो आंसर निकलता है ना, वो कंबाइंड इफेक्ट पे निकलता है। मेजर और माइनर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड इफेक्ट। वो कैसे निकालते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर जैसे लिख कर दिखाऊंगा। मान लीजिए मुझे इसका परसेंटेज बताना है, इसका परसेंटेज, तो ये 1 डिग्री के सब्स्टिट्यूशन से आया है। तो इस पर्टिकुलर उसमें ये 1 डिग्री एच है कितने? 6, है ना, सेम टाइप। कई बार वो भी अलग अलग होंगे तो उनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। 2 डिग्री एच कितने? 2, सेम टाइप। इसकी रिएक्टिविटी कितनी थी बेटा? विद रिएक्टिविटी 1 ईच। इसमें विद रिएक्टिविटी, ये तुम लोग अच्छे से लिख लेना, विद रिएक्टिविटी 3.8 ईच। मानते हो? तो अगर मुझे परसेंटेज निकालना, जैसे एवरेज नहीं निकालते हैं हम लोग, तो इसमें उसी स्टाइल से आप निकालोगे। तो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं विद 1 रिएक्टिविटी, न्यूमरेटर में डाल दिया, फिर डिनोमिनेटर में 6 into 1 और 2 into 3.8 प्लस हाउ मेनी 3 डिग्री, 0 into 5 into 100। क्या बेटा सबको समझ में आया परसेंटेज का फॉर्मूला? यस सर। ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इसका ये हिस्सा जो है वो ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हिस्सा इस प्रोडक्ट को। उसको न्यूमरेटर में डाल दो, परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका परसेंटेज अगर मैं पूछूंगा तो आएगा कितना? 2 into 3.8 अपॉन 6 into 1 प्लस 2 into 3.8 प्लस 0 into 5 into 100। मैंने सिंपल मैथमेटिक्स लगाई और कुछ नहीं किया। तो बेटा सब लोग जरा इसका परसेंटेज निकालो और बताओ कौन सा मेजर आया है। इसी तरह सेकंड वाले का भी निकालिए बेटा, हाँ? उसके बाद एनालाइज करेंगे। दूसरे वाले में निकाला बेटा।
देखो सेकेंड वाले में अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 डिग्री एच कितने हैं, तो आप बोलोगे 9, और पूरा लिखो, हाँ, 1 डिग्री एच इज इक्वल टू 9, सेम टाइप विद रिएक्टिविटी 1 ईच। 2 डिग्री एच कितने यहाँ पर पूछूंगा, 0। 3 डिग्री एच यहाँ पर कितने हैं, 1। फिर आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, इसके लिए जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना होगा बेटा, 9 × 1, 9 × 1, 0 × 3.8 एंड 1 × 5 × 100। और यहाँ वाले के लिए परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 × 5, 9 × 1, 1 × 5 × 100। तो आप ध्यान से अगर करोगे तो ये आपका इस बार मेजर आ गया। सोचो, फ्री रेडिकल किसका स्टेबल होता है बेटा, 3 डिग्री का। अगर किसी बच्चे ने वो गलती से कॉन्सेप्ट लगा दिया तो उसका आंसर गलत हो गया ना। तो हमने डेटा का एनालिसिस करके पूरा ये निकाला है। बिलीव मी, इसी लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें एडवांस में मिलेंगे। वो उस तरह से नहीं मिलेंगे कि बस देख करके तुमने तुरंत टिक कर दिया कि हाँ फ्री रेडिकल 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, उसका मेजर हो जाएगा। रॉन्ग। यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी निकल रही है कि जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी ज्यादा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट बढ़ गई, बट उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इसका कंबाइंड इफेक्ट कैसे आएगा, तो उसके लिए हमको ये डेटा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना और इस चीज को हाईलाइट कर लो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम 3 डिग्री सब्स्टिट्यूशन इन क्लोरिनेशन इज मेजर, ऐसा करके लिखिएगा। हाँ, और मैं आपको अब रिएक्टिविटी दे रहा हूँ Br2 का, और एक बार उसका आंसर निकाल कर देखो। और हिंट ये है कि Br2 के लिए मेजर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। 99.99 क्या आप सोचो, 100% ही आपको समझ लो मालूम है कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका आंसर कभी गलत नहीं होता। इसमें आप डायरेक्ट गेस कर सकते हो, बट फिर भी आपको डेटा मालूम है तो आप एक बार करके भी देख सकते हो। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। ये रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी वैसी रिएक्टिविटी नहीं है, ये है रिएक्टिविटी फॉर डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एच एटम्स। समझे ना, ऐसा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच एटम्स की रिएक्टिविटी है। ये ऐसा नहीं है कि रिएक्टिविटी Cl2 का जो कंपैरिजन टू Br2 है उसका ऑर्डर तो अपने को मालूम है। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो Cl2 ग्रेटर देन Br2 होता है। बट जो ये है उसको बोलते हैं ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कौन 3 डिग्री एच को पहले पिक करेगा, तो वो आता है Br2 ग्रेटर देन Cl2। ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका इसका और ऊपर डेटा दिया हुआ है। ठीक है, डन। यस सर। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लेना बेटा, हाँ? नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करके देते हैं आपको। हाँ,
अर्शल इज आस्किंग सर इज दिस जेई एडवांस्ड ओनली चैप्टर? नहीं बेटा, जो भी हमारे उसमें चैप्टर्स है ना, वो ज्यादातर दोनों में है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। एक आध चैप्टर ऐसे हैं जो मेन में है, एडवांस्ड में नहीं है। तो एडवांस में चीजें कम है, बट इन डेप्थ वो इसमें एनालिसिस आपको आनी चाहिए। तो कम चीजें लेकिन डिफिकल्ट, आप ऐसा समझो। तो जो पेपर भी होता है ना, उसमें केवल 17-18 क्वेश्चंस होते हैं जे एडवांस में, बट वो लेवल हाई रहता है। जबकि मेन वाले में क्या होगा, 25-30 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका लेवल कम रहता है, ऐसा रहेगा। तो इसमें आप लिखिएगा, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स। इसकी खास बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो सोचिए बेटा, हम लोग अपने लेवल को जिस तरह से बढ़ाएंगे वो कैसा होगा। हम उसमें जीओसी इन्वॉल्व करेंगे, हम उसमें आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व करेंगे, हम उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व करेंगे हर चैप्टर में। तो इस तरह से आपका लेवल अप होगा एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर जे एडवांस, इस तरह से जाएंगे। तो अभी हमको जो नीचे वाले लेवल के सारे क्वेश्चंस अब करने आ गए, अब लेवल अप करना है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। फिर इसमें दूसरा इसमें लिखिएगा हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव। फटाफट आप सोचिए बेटा, क्विकली। परसेंटेज भी इसमें निकाल सकते हैं बेटा, इनको फटाफट आ गया हो परसेंटेजेस भी निकालें, एक्स्ट्रा कर लो वर्क।
सबने सोच लिया? चलो, सो इसमें अगेन आई विल टेल यू द सेम मैनर कि यहाँ पर आप देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है ना, एक जैसा है, आइडेंटिकल मिथाइल है, एक यहाँ से आएगा। फिर आप ये दो CH2 एक जैसे हैं, इनको आप हाईलाइट कर लो, और फिर एक ये CH2 इसको हाईलाइट कर। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट्स लिख लो। यानी आपको ये तो क्लियर हो गया बेटा कि एक ये उठाना है, एक ये उठाना है और एक ये उठाना है। सो ऐसे देखने पे आपको क्या नजर आ रहा है? तीन नजर आ रहे हैं, है ना, स्ट्रेट आपको तीन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक हो जाएगा CH2, यहाँ Cl डाल दो, CH2 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 CH3। ठीक है, और फिर एक आएगा CH3, यहाँ पर Cl आ जाएगा, CH2 CH2 CH3। एक क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 CH Cl यहाँ पर आएगा, और ये आएगा CH2 CH3। अब इसमें अगर आप देखोगे तो खाली इसमें चेक करना है कोई कार्बन कायरल तो नहीं हो गया, बिकॉज स्टीरियो आइसोमर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा और ऑप्टिकल आएगा। ज्योमेट्रिकल तो यहाँ हो ही नहीं सकता, कोई डबल बॉन्ड थोड़ी ना इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, कायरलिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कायरल है बेटा, इसमें लिखेंगे तो आप लिखेंगे नो कायरल। इसमें कायरल है तो कायरल का एक इनेंशियोमर भी बनेगा भाई, 2⁻1 फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, तभी भी आपको 2 मिलेगा। तो इसमें आपका आंसर कितना आया? 2 बेटा, और दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। इसमें कितना आंसर आया? 1, क्योंकि कायरल नहीं है। इसमें कोई कायरल है बेटा? नहीं। यहाँ का ग्रुप और यहाँ का ग्रुप सेम निकला, नो कायरल, तो इसकी वजह से कितना आएगा बेटा? 1। तो टोटल कितने आ गए यहाँ पर? 4, जिसको हम बोलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ये ध्यान देने वाली बात है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर आपको 4 आ रहे हैं टोटल। अब ऑप्टिक उसमें पूछा है हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव देखोगे तो बस केवल इसी में है, और कहीं तो है ही नहीं, कायरल ही नहीं। और ये जो दो है ना, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप ये नहीं लिखोगे कि 1 ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पर कितना बोलेंगे? टोटल ऑप्टिकली एक्टिव ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 4, इसका आंसर आप लिखेंगे 2। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा? माइक यूज करिए एंड आस्क एनीवन हैविंग एनी डाउट। किसी को कोई कंफ्यूजन फोर्थ हो तो वाला प्लीज पूछे। सर बोलो बेटा। किधर है? थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। सर फोर्थ वाला किधर है? फोर्थ वाला? सर मतलब एक एक और किधर रहेगा? मेरे को तुम्हारी बात ठीक से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही। कोई अगर समझा सके मुझे तो बहुत अच्छी बात है। शायद तुम ये पूछ रहे हो कि यहाँ पर एक लिखा, यहाँ एक लिखा, यहाँ एक लिखा, फोर्थ कहाँ है, हाँ तुम ये सर, कह हाँ रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। हाँ तो ये, हाँ तो ये जो कंपाउंड है ना, ये कायरल कंपाउंड निकला। तो कायरल कार्बन का एक इनेंशियोमर भी होगा, मतलब तुम और तुम्हारा मिरर इमेज। तो तुम अगर पूछने लगे कि वो कहाँ है, तो वो सामने है ना मिरर के। हाँ सर। मतलब एक दूसरा कंपाउंड भी साथ में प्रोड्यूस हो रहा है जो उसी स्ट्रक्चर का है, खाली उसमें कायरलिटी का डिफरेंस है। ये डेक्स्ट्रो तो वो लेवो इस तरह है। समझ में आया? तो वो आपको यहाँ पर इसीलिए 2 लिखना पड़ रहा है। ओके। ठीक है, ये सब बच्चे कॉपी कर ले बेटा।
सर्वेश इज आस्किंग सर थर्ड में सुडो कायरल नहीं होगा। नहीं बेटा, सुडो कायरल तो तब होगा ना जब इधर और इधर वाले में स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उनमें कायरलिटी का डिफरेंस हो। इधर कोई कायरल वगैरह कुछ है ही नहीं तो कायरलिटी कैसे आएगी? तो बीच वाला कार्बन कभी कायरल नहीं हो सकता ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में कभी कायरलिटी नहीं आ रही है। तो कायरलिटी डिफरेंस होती तब आप बोलते हैं कि बीच वाले में सुडो कायरलिटी आ सकती है। ये कॉपी कर लिया बेटा सबने? इसको अच्छे से लिखिएगा बेटा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जाम में मिलेंगे। मैं और लेवल अप करके क्वेश्चंस अभी इसका कराऊंगा। यस सर। डन सर। अब इसमें एक और एनालिसिस आप लिख लेना। कैसी एनालिसिस? कि बेटा ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये टोटल नंबर, इसको मान लो ये y है। अक्सर तुम्हें क्वेश्चन इस तरह का भी मिलेगा। होता क्या है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, यानी उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। उसी तरह से डायस्टीरियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। अगेन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। फिर इसी तरह से इनेंशियोमर्स होता है। अब लेकिन इनेंशियोमर्स के क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ सेम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। तो आप सोचो, अगर मैंने उस नंबर y जो कि टोटल नंबर है, टोटल यहाँ पर लिखे हुए मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, इसको अगर तुमने कुछ भी कराया, जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन कराया सेपरेट करने के लिए, रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। फिर एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब 9th-10th में तुमने नाम सुने होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की बेसिस पे सेपरेशन होगा। तो कौन सेपरेट हो सकता है? या तो स्ट्रक्चरल आइसोमर सेपरेट होंगे या डायस्ट्रियोमर सेपरेट होंगे, इनेंशियोमर सेपरेट नहीं हो सकते। तो अगर मैं तुम्हें इसी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बोलूं कि इसमें बताओ बेटा टोटल आइसोमर्स कितने थे इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो आंसर है 4। एम आई करेक्ट? अब उन 4 को तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में डाल दिया, तो आपका कंटेनर कितने लगेंगे जिनमें उनको इकट्ठा किया जाएगा सेपरेट होने के बाद? तो एक में वो सिंगल स्ट्रक्चर वाला, एक में इनेंशियोमेरिक पेयर आएगा, इनेंशियोमेरिक पेयर इसके अंदर चला जाएगा, और इसमें एक सिंगल स्ट्रक्चर वाला, इसमें स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर, और इसमें जो एक स्ट्रक्चर वाला इनेंशियोमेरिक पेयर। यानी कि आपको यहाँ पर जो नंबर लिखना होगा वो हो जाएगा 3, यहाँ पर था 4, तो आपका ये मान लो x है। क्या आप समझ पाए बेटा x और y में क्या बोल रहा हूं? सारे बच्चों को समझ में आया? यस कि सर। अगर तुम्हारे पास इनेंशियोमर है वहां पर,
वो सेपरेट नहीं हो पाते बाय रिक्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो एक ही कंटेनर में जाके इकट्ठा हो जाएंगे, उनका सेपरेशन नहीं होगा। और जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है वो सारे सेपरेट हो जाएंगे, या डायस्टीरियोमर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह से आपको वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई अगर इनका हमने रिक्रिस्टलाइजेशन कराया या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया तो आपको आगे क्या मिलेगा, कितने नंबर मिलेंगे? तो वही उतने ही नंबर्स मिलेंगे जिनका सेपरेशन फीजिबल है। तो वो आप इस तरह से 4 और 3 आंसर लिख सकते हो। इसको कॉपी कर लो बेटा। तो अब मैं लेवल अप करता हूँ क्वेश्चन का। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की भी आज कुछ आप लोग मतलब मेरे को आवाज समझ में नहीं आ रही बेटा। किसी और का माइक अगर चल रहा हो अच्छे से तो एक बार वो इसको सुन ले और मुझे बता दे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझा। किसी और को समझ में आया क्या बेटा? किसी और को समझ में आया, उसने क्या बोला तो मुझे बता दे बेटा। बाकी लोग कॉपी कर लो बेटा इसको। चलिए उसने टाइप कर दिया, सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना? हाँ लिखा तो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ लिख दो डिफरेंट। ठीक है। जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है उनको हम सेपरेट कर पाते हैं। हो गया बेटा? यस सर।
इसके लिए आंसर निकालिए। हर्ष वेरी गुड, प्रशस्त वेरी गुड, सर्वेश वेरी गुड, शान वेरी गुड, संयम वेरी गुड, अवनी वेरी गुड। और भी बच्चे भेजिए बेटा, थोड़ा और एनालाइज करिए। ज्यादातर आंसर्स में मिस्टेक नजर आ रही है बेटा, मतलब एक्स और वाई दोनों सही नहीं लग रहे हैं। आप फिर से सोचिए बेटा। स्टाइल मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई है। हाँ?
सभ्या वेरी गुड। सर्वेश देखो डिस्कशन कर लेते हैं हम इसका। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई बेटा? फाइंड, फाइंड के बदले क्या है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई different types of H present। वो आपको ये बताएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, क्योंकि आपसे वो पूछ सकता है ना अलग से भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये आपका समझ लो आ गया स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। ठीक, तो एक यहाँ पर जो मिथाइल है और ये जो मिथाइल है एक जैसा है, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो CH2 है और यहाँ का CH2 है वो एक जैसा है, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ का जो CH है वो अलग है, और फिर एक ये आप डाल दो। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा? कितने कलर मैंने कर दिए? 1 2 3 4, 4 ही आ रहे हैं ना, और तो कुछ है नहीं। तो ये आपके लिए समझ लो 4 हो गया, राइट। लेकिन ये पूछा नहीं गया है, हाँ ध्यान से रखना, ये पूछा नहीं गया है। अब इसमें ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर्स। तो जैसे मैं पहला वाला ड्रॉ करूंगा तो Cl लगाऊंगा, यहाँ CH2, ये CH2 ये रहेगा, CH, यहाँ CH3 है, CH2 है, CH3 है, एक तो ये बना लूंगा। ठीक, और इसमें आप ये पता करो बेटा कोई कायरल कार्बन है क्या? क्या देख पा रहे हो? कोई कोई बच्चे को दिखाई दे रहा है कायरल यहाँ पर? एनीवन? यस सर। हाँ, कहाँ दिख रहा है? सर पिंक यहाँ। कई बार हम एज ए स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि हमारी नजर कहाँ रहती है? उस कार्बन पे जो जहां पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि सब्स्टिट्यूशन किसी और कार्बन पे हुआ और कायरलिटी किसी और कार्बन पे आ गई। तो ऐसे आप, इसीलिए तो ये लेवल अप क्वेश्चन है कि इसमें आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यहाँ कायरलिटी आएगी, और अगर कायरलिटी आएगी तो यहाँ उसका क्या लाएगी बेटा? इनेंशियोमर। तो यहां से आपको जो नंबर आएगा वो आएगा 2, और ये 2 दोनों के दोनों क्या है बेटा? पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स हैं। पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स आप इसको बोल सकते हो, पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। अब वो क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया भाई पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स कितने हैं यहाँ पर, तो आपको इस तरह से सोचने पड़ेंगे बेटा, हर चीज एनालाइज करेंगे। अब
तो पास्ट में जो क्वेश्चन आया उसमें पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स नहीं पूछा गया, फ्यूचर में पूछ सकता है वो कुछ नया स्टाइल्स बनाने के लिए। फिर हम दूसरा वाला इसी तरह लिखते हैं बड़ा, यहाँ पर CH3 CH, यहाँ Cl लगा देंगे, CH CH3 CH2 CH3। क्या बड़ा यहाँ भी काइरल कार्बन दिख रहा है तुम्हें कहीं पर? सर क्लोरीन के कार्बन पे। ये, लेकिन ये कार्बन भी काइरल है, कांट यू सी? यस। फॉर्चुनेटली यहाँ पर ओनली 1 कार्बन काइरल, जबकि यहाँ क्या हो गया, 2 काइरल कार्बन, दो काइरल कार्बन अभी भी बन गए। और अगर 2 काइरल कार्बन बन रहे हैं न्यूली क्रिएटेड, न्यूली क्रिएटेड, तो अगर दो नए काइरल कार्बन आ गए तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा टोटल इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनते हैं। तो फॉर्मूला अपने को मालूम है, अनसिमेट्रिकल है, 2 लगाए नहीं 4 आ जाएगा। इस 4 में जब तुम ये 4 स्ट्रक्चर्स लिखते हो ना, तो यहाँ पर एक्चुअली इस 4 में कोई भी मेजो नहीं है, और एक कंपाउंड का एक आइसोमर इनेंशियोमर होता है। इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा एक ही मिरर इमेज हो सकता है, बाकी सब तुम्हारे डायस्टीरियोमर होंगे। तो इस 4 में जो पेयर के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा आप लिखोगे 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, क्योंकि मेजो तो कोई है ही नहीं। तो 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स हैं, लेकिन टोटल में ये 4 है। और जो 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो कि एक पेयर आपस में इनेंशियोमर्स है, दूसरा पेयर आपस में इनेंशियोमर्स है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? डायस्टीरियोमर्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक चीज हो गई। अब इसमें टोटल नंबर यहाँ हम लिख देंगे 4। मेरे ख्याल से ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं इस तीसरे वाले में। तो तीसरा मतलब इधर नहीं, इधर वाले में, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ Cl लगा देते हैं, CH3 CH2 CH3। यहाँ पर कोई काइरल है बेटा? इसका आंसर यहाँ 1 लिखेंगे। फिर एक बनेगा CH3 CH2 CH CH2 Cl CH2 CH3। यहाँ कोई काइरल है बेटा? नो नहीं, सर। यहाँ कोई काइरल नहीं है, तो यहाँ से कितना बनेगा? 1। तो यहाँ टोटल कितना आ गया बेटा? टोटल आ गया 8, है ना? टोटल आया 8, जिसमें लिखेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये जो टोटल 8 आया, ये क्या है? ये एक्स है कि वाई है बेटा? याद करो हमने जो वाई। पुराना लिखा है, वाई है। अब तुमने इस वाई को पास किया किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आपको x मिलेगा। तो ये x यहाँ पर कितना होगा? पहले तो बेटा आप पहले तो आप सब बच्चे इसको कॉपी कर लो बेटा यहाँ तक, फिर मैं x का डिस्कशन करता हूँ। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जस्ट कॉपी ईच एंड एवरीथिंग।
हो गया बेटा, सबने कॉपी कर लिया? यस। अब आप इसमें ध्यान से देखोगे बेटा, मेरे को x निकालना है ना? तो जो भी इनैंशियोमर्स होंगे पेयर वाला, वो एक कंटेनर में जाएंगे। हमेशा मैं जानबूझ के कंटेनर वाली स्टाइल में आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपका नंबर बिल्कुल करेक्ट आए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इसमें 2 इनैंशियोमर्स के पेयर्स हैं, उनके लिए 2 कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। इधर ये सेपरेट है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके लिए एक ही कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा कितना आया आपका x की वैल्यू? आंसर कॉपी कर लो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर के लिए एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है सेपरेशन के बाद, ऐसा सोच के रखिए। चलो एक और क्वेश्चन बड़ा इसी लेवल का लिखो, ऑल्दो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन लेवल वाइज क्वेश्चन उसी तरह का। फिर से मैं अब लिख रहा हूँ, फाइंड एक्स एंड वाई। एक बार मैं बता चुका हूँ एक्स एंड वाई क्या है, अब आप खुद सोच करके बार बार उसी स्टाइल में करना। इसमें एक मिनट क्वेश्चन जरा निकाल लूँ। अब आप करिए इसको, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। लेट्स सी, इस बार आपका आंसर देखो सोच समझ के लिखना बेटा, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना सारा आप डिस्कशन इसके बारे में कर लिया हमने।
वेरी गुड ईशान। हो पाया बेटा? Precious, very good. Sayam, very good. Harsh, very good. Rabia, very good. Sarvesh, very good. चल इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहली चीज अगेन वही, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच। तो ये मिथाइल क्या इन दो मिथाइल की जैसा है बेटा? यस और नो? नो सर। नो सर। नो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल के सराउंडिंग में CH2CH है, जबकि इस मिथाइल की सराउंडिंग में CH2 है। इधर भी CH3CH2 है, यानी ये दो एक जैसे हैं। ये आंखों का इस्तेमाल है बेटा, इसमें कोई तुमको कोई मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री थोड़ी नहीं लगानी कौन सी आइडेंटिकल है, चेहरा पहचानना है केवल। ठीक है, तो अब वो तो खुद करना पड़ेगा बेटा, अगर वो नहीं पहचान पाएंगे तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो एक सिंपल अपना कॉमन सेंस लगा करके आपको पहचानना है कि कौन आइडेंटिकल है और कौन डिफरेंट है, और जहां जहां आप करते चले जाएंगे आपको आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स के आपको मिल रहे हैं। ठीक, यानी स्ट्रक्चरल आपको 4 मिल जाएंगे। तो इसको लिख भी लो, Cl CH2 CH2 CH CH3 CH3। फिर यहाँ देखो कोई कायरल कार्बन तो नहीं बन रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई कायरल नहीं। अचानक से मत देख लेना है कि ये कायरल है, 2 मिथाइल है बेटा, नो कायरल। और नो कायरल का मतलब यहाँ से कितना मिलेगा टोटल? 1। फिर CH3 CHCl CH CH3 यहाँ पर कोई कायरल है बेटा? क्लोरीन वाला। ये वाला कार्बन कायरल है और एक ही है, इसलिए यहाँ खाली इनैंशोमर लिखेंगे। तो ये इसका मतलब पेयर ऑफ इनैंशोमर वाला केस है तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? CH3 CH2 Cl यहाँ पर लगा दो, CH3 यहाँ भी कोई कायरल नहीं है, और कोई कायरल नहीं है तो आंसर क्या होगा? 1। फिर इसी तरह से हम CH3 CH2 CH CH2Cl इस तरह लिखेंगे। इधर कोई कायरल है क्या? हाँ सर। यस सर। ये कायरल मिल रहा है ना, तो यस। यहाँ पर फिर से इनैंशोमर आपको आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 6 बन गया है ना। इसका मतलब Y की वैल्यू 6 आ गई। फिर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मान लो कर देते हैं,
तो कितने इकट्ठे होंगे? पेयर ऑफ इनैंशियोमर तो एक कंटेनर में जाएगा, है ना? 2 पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स इस तरह के हैं तो 2 अलग-अलग कंटेनर, बाकी इस तरह के पूरे मिल जाएंगे 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4। ठीक? तो ज्यादातर मेरे ख्याल से बच्चों ने आंसर सही से ही निकाल दिया इस बार। वेरी गुड। हाँ, कॉपी कर लो इसको बेटा। हो गया बेटा? गाइस, मेन रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए। अब केवल आ, ये मानकर चलिए कि 1-2% चांस रहता है दूसरी जो रिएक्शंस का इसमें से पूछने का, लेकिन मेन में वो पूछ लेते हैं कई बार, तो आप ये लिख लीजिएगा। आज मैं आपको फ्लो चार्ट बनाकर दिखा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन है पहला रिएक्शन, इसमें आप ऐड कर देना कंप्लीट, इनकम्प्लीट। वही जो थर्मोडायनेमिक्स में आप कंबशन पढ़ते हैं ना, वो उसको कंप्लीट कंबशन बोला जाता है। और एक लिखिएगा कंट्रोल्ड। फिर यहीं पर आप लिख लीजिएगा नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स, नाइट्रेशन। फिर इसमें ऐड कर देना सल्फोनेशन, ठीक है। फिर ऐड कर देना इसमें आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। और इसमें स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। इसमें लिखिएगा एक और क्रैकिंग। क्रैकिंग का दूसरा नाम है पायरोलिसिस। और फिर एक एरोमेटाइजेशन। इतना रिएक्शन ये एक्चुअली आता नहीं है इतना एग्जाम्स में, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही ऑफिशियली, है ना। और मेन में वो पूछ भी सकता है, एडवांस में नहीं पूछता है, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें अब हमने जो करनी थी एल्केन चैप्टर में वो सारी कर ली। तो एल्केन्स का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अपना, नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। तो आप इसको फ्लो चार्ट कॉपी कर लो बस। Those who have copied, they can leave, no issues.
क्रैकिंग एंड पायरोलिसिस है बेटा।